वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको 10th ऑफ जुलाई है और 26th ऑफ जुलाई को आप में से बहुत सारे लोग बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा देने वाले हैं। और इसीलिए मैंने क्या सोचा है ना कि आने वाले 15 दिनों में ऐसे टॉपिक्स आप लोगों को कवर करा दिए जाएं जिनसे 50 से 60 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। वैसा ही एक टॉपिक है बिहार का भूगोल। इस सिंगल एक टॉपिक से ना लगभग आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 3 से 4 घंटों के अंदर, मतलब हम एक एक घंटे के वीडियोस बना रहे होंगे ताकि आपके लिए भी एक बार उस एक घंटे के वीडियो को देखना सहज हो और उसके बाद उन्हीं चीजों को 10-15 मिनट में आप रिवाइज कर लीजिए। बिहार के लिए ये जो क्लासेस होंगी बिहार ज्योग्राफी की, उसके लिए जो आधार संदर्भ किताबें हैं वो बिहार तथ्यसार, क्योंकि आप लोग पढ़ते ही हैं, घटनासार, और बिहार की स्टडी के लिए बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद साहब की किताब इज सच इंपॉर्टेंट बुक। और यही कारण है कि इन्हीं दोनों सबसे प्रमुख किताबों के आधार पर हम लोगों ने इस बिहार के भूगोल का संकलन किया हुआ है। ठीक है, बिहार तथ्यसार के सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हम आपके लिए करा देंगे, पहला चीज। दूसरा चीज की जो इम्तियाज अहमद साहब की किताब है उसको भी बहुत कंक्लूसिव तरीके से हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, एक बार ब्रीफली देख लीजिए कि किस पर्टिकुलर सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से मोटे तौर पर 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 150 में 35 मतलब 25% हिस्ट्री है। साइंस एंड टेक से लगभग 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, हर साल 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अब पिछले एईडीओ का एग्जाम देखिए या पिछला वाला बीपीएससी देखिए, तो दो चीजें निकल करके आई हैं। पहला तो ये कि एनसीईआरटी बेस्ड चीजें पढ़िए, और दूसरा अब ये लोग छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी पूछ रहे हैं। तीसरा ज्योग्राफी, जिससे संदर्भित हमारी आज की क्लास है। 20 क्वेश्चन मोटे तौर पर हर साल पूछे गए हैं, और इन्हीं 20 क्वेश्चन में से बिहार स्पेशल ज्योग्राफी अगर आप लोग देखेंगे ना, तो 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, तो मोटे तौर पे 6, 7, 8 क्वेश्चन ये लोग आपसे पूछेंगे। और तभी हम आपको बोले कि अगर आप 3 घंटे का ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 3 घंटे पढ़ के ना 7-8 क्वेश्चन ले लेना कोई ऐसा बुरी चीज नहीं है। बहुत सारे एआई स्लाइड्स हम लोगों ने ऐड कर रखे हैं, मैपिंग के थ्रू कंप्लीटली देख रहे होंगे ताकि चीजें आपके दिमाग में छप जाएं। और इसके लिए एक छोटा सा हेल्प हमको आपका भी चाहिए। पहला चीज तो ये कि बड़े अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा, बड़े अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। देखिए, एक अब्राहम मैस्लो नाम से एक थ्योरिस्ट हुए हैं। उनका कहना है कि हर ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के काम आना चाहता है। ठीक है, तो अगर मेरे आपको 10, 12, 15, 20 घंटे की क्लासेस दे देने से अगर आपके 50 नंबर बढ़ रहे हैं, 50-60 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो आपको तो सबसे ज्यादा खुशी होगी ही, आपके पेरेंट्स को सबसे ज्यादा खुशी होगी ही, लेकिन यकीन मानिए थोड़ा खुशी हमको भी होगा कि मतलब जो क्वेश्चंस कराए गए उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल गए। इसीलिए मेरे इस वीडियो पे अगर, क्योंकि मेरा छोटा सा प्लेटफॉर्म है, 200 व्यूज आ जाते हैं ना, तो जैसे आज 10 तारीख है, मैं अभी सुबह के समय में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर 200 व्यू शाम शाम तक मेरे इस वीडियो में आ गए तो मैं क्या करूंगा ना कि घटना चक्र, चूंकि आप लोग लगाते ही हैं, बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है कि हिस्ट्री में घटना चक्र के कौन से क्वेश्चन लगाएं। सारा घटना चक्र हम आपको करा करके देंगे। हिस्ट्री हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और इसके साथ साथ बहुत कॉन्साइज तरीके से, बहुत संक्षिप्त तरीके से जो आपके सीधे एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के, उनको करा रहे होंगे। और उसके लिए भी संदर्भ बिंदु हम लोग किस चीज को रखेंगे, घटना चक्र ई दृष्टि आ रखा है, आई दृष्टि आ रखा है, उसको, घटना सार को और स्पीडी को। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि 200 व्यूज मेरे आने चाहिए। और इसके लिए अगर आप लोग भी थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, बिकॉज व्यूज आएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा कि मेरा ये प्रयास किसी के काम आया। ठीक है, तो एक एक घंटे के छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू हम लोग चीजों को देखेंगे। पहला देखते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, अब बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो यहां पर मैप है। ठीक है, देख सकते हैं कि पूर्णतया बिहार किस में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है, क्योंकि भूमध्य रेखा के क्या है, उत्तर में स्थित है।
और देशांतर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कहा जाए तो प्रधान देशांतर के दाईं ओर आने के कारण पूर्वी गोलार्ध में हम लोग अवस्थित हैं, ठीक है। तो पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में और पूर्णतया पूर्वी गोलार्ध में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, पहला चीज। और भारत के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट की जो लाइन है देशांतर रेखा, उसके भी ईस्ट में हम लोग हैं। तो ये भी एक स्टेटमेंट पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अक्षांशीय विस्तार, हालांकि यूजुअली अब ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बीपीएससी का भरोसा नहीं है, फिर से ये लोग पूछ लेंगे, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार मतलब हम लोग कैसे देखते हैं ना, नॉर्थ से साउथ के तरफ देखते हैं, या मैप में ऊपर से नीचे के तरफ देखते हैं। देख रहे हैं कि इन दोनों रेखाओं के बीच अवस्थित, ठीक है। जो सबसे ऊपर का जिला है पश्चिमी चंपारण, और ठीक फिर जो सबसे नीचे का जिला है यहां पर देख सकते हैं गया, ठीक है। तो एग्जाम में पूछेंगे कि भैया भारत जो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से कहां तक है, तो ये है आपको 24 डिग्री 20 मिनट, इतना ही याद रखिए, ठीक है। 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। ये जो 24 डिग्री 20 मिनट की बात आ रही है ये कहां पर अवस्थित है, तो गया में अवस्थित है। और जो बिहार का सबसे उत्तरी वाला जिला है वो है पश्चिमी चंपारण, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 27 डिग्री और 31 मिनट, ठीक है। 24 20 27 31 इस तरीके से याद रख लेना है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार इस तरीके से मैप में देखते हैं, मतलब एक तरफ ये ईस्ट हो गया और एक तरफ वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य बिहार कैसे एग्जिस्ट करता है उसको देखेंगे, ठीक है। 88 डिग्री 17 मिनट से लेकर के ईस्ट से लेकर के 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट तक ये एग्जिस्ट करता है, पहला चीज। एक और चीज जानेंगे, एग्जाम में क्या करते हैं ना कि ये जो नॉर्थ है ना, ये दोनों जगह पर नॉर्थ लगा हुआ है, 24 डिग्री 20 मिनट और 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ नॉर्थ है। एक ऑप्शन में लोग गलती से क्या करेंगे ना कि नॉर्थ की जगह साउथ कर देंगे, आप जल्दी जल्दी में न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे और एक गलती करके आ जाएंगे, ठीक है। तो 24 डिग्री 20 मिनट और फिर उसके बाद 27 डिग्री 31 मिनट, ठीक है। ठीक वैसे देशांतरीय रेखाओं की बात की जाए तो 88 डिग्री 17 मिनट से लेकर के 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट तक एग्जिस्ट करता है। और जैसे वहां पे हम लोगों ने देखा कि सबसे ऊपर का जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे नीचे का गया, ठीक वैसे ही यहां पर क्या है कि बिहार का जो सबसे पश्चिमी वाला जिला है वो कैमूर है, और सबसे जो पूर्वी वाला जिला है वो किशनगंज है, ठीक है। किशनगंज एक ऐसा जिला जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो आबादी के हिसाब से सर्वाधिक है, ठीक है। आकार देख सकते हैं आप कि क्या है, आयताकार है, मोटे तौर पर आप देखेंगे तो एक ठीक ठाक सा रेक्टेंगल बन के निकल आता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। और भारत के राज्यों में रैंकिंग कौन सी है, तो 12वीं है, ठीक है। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश होता था, लेकिन मध्य प्रदेश को क्या किया गया कि दो राज्यों में विभाजित कर दिया गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और इसी तरीके से करके 12वें नंबर पर बिहार का क्रम आता है। 2014 में क्या किया गया कि आंध्र प्रदेश नाम से एक राज्य को दो दूसरे राज्यों में विभाजित कर दिया गया, और उन दोनों राज्यों का नाम, एक तो आंध्र प्रदेश दूसरा तेलंगाना, ये दोनों के दोनों ही बिहार से बड़े हैं क्षेत्रफल में, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पहले एक राज्य होता था जम्मू एंड कश्मीर, अब उसको दो यूटीज में तोड़ दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एक तरफ और लद्दाख दूसरी तरफ, और ये दोनों यूटीज अपने आप में बिहार से छोटे हैं, ठीक है। एक का एरिया जो है 59,000 स्क्वायर किलोमीटर और दूसरे का 42, पहले ये बड़ा होता था, ठीक है। तो ये पूछ देंगे, आयताकार है मतलब रेक्टेंगुलर शेप में है, 94,163। जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार 10 करोड़ 40 लाख आपको बिहार की कुल जनसंख्या है, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो पे अगर 200 व्यूज आ गए ना तो हम 10 बजे आज शाम से लाइव लेने लगेंगे, ठीक है। लाइव में डेली हम 4 घंटे लाइव में ये होगा कि आपके भी कोई डाउट्स होंगे ना तो उन डाउट्स को भी एज इट इज आप पूछ पाएंगे।
तो लाइव वाला चीज ज्यादा बेहतर है या ऐसे ज्यादा बेहतर है रिकॉर्ड करना, वो भी आप एक बार हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट अगर आप करेंगे, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे लिए ये एक मोरल बूस्टअप होगा और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में भी, इस वीडियो के रिच में भी यूट्यूब थोड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% क्या है, बिहार का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। तो एआई स्लाइड्स हैं, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, इसीलिए इसको ऐसे बनाया गया है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण अगर लंबाई की बात की जाए तो 345 किलोमीटर है, बहुत आसान है याद रखना, एकदम कंटिन्यूअस नंबर है 345, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण पूछे 345, और अगर पूर्व से पश्चिम पूछे तो 483 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब ये फैक्ट हो सकता है आपसे नहीं पूछे, लेकिन आपको फंसाने के लिए एक स्टेटमेंट दे देगा कि बिहार जो है ना, इसकी जो पूरब से पश्चिम जो लंबाई है ये कम है, किसके मुकाबले, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई के मुकाबले। और तब ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, मतलब ऊपर से नीचे लंबाई कम है और इस तरीके से लंबाई ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज को जानेंगे, याद रखना भी मुश्किल नहीं है, 345 लगातार नंबर है, 3 4 5। 483 चौड़ाई भी याद रखना आसान है, 483 बीसी में क्या हुआ है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है, या तो कह दीजिए महापरिनिर्वाण हुआ है या तो मृत्यु हुई है, ठीक है। सामान्य लोग मरते हैं तो मृत्यु होती है, बड़े आदमी महापरिनिर्वाण, ठीक है। और इसी साल क्या हुआ है कि फर्स्ट आपको जो बौद्ध संगति है उसका आयोजन हुआ है, ठीक है, याद रख सकते हैं 483 जो है ना, इसी साल भगवान बुद्ध का जो है वो महापरिनिर्वाण हुआ है, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई भी कभी कभी पूछ देते हैं, तो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो क्या है, तो औसत ऊंचाई 53 मीटर है, कभी मीटर में पूछते हैं कभी फीट में पूछते हैं, ठीक है। तो फीट के हिसाब से 173 फीट और औसत ऊंचाई समुद्र तल से मीटर में 53 मीटर, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से निकटतम दूरी कितनी है, तो 200 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी से दूरी कहने का मतलब कि आप लोगों को पता ही है कि बिहार के अल्प विकसित राज्य होने का वन ऑफ द रीजन ये भी गिनवाया जाता है कि चूंकि समुद्र से हम लोग संबंध नहीं है, समुद्र से सटे हुए नहीं है, तो इसके कारण जो बाह्य व्यापार है वो हम लोगों का बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। जो भी तटीय राज्य होते हैं, कोस्टल स्टेट्स होते हैं, वो ज्यादा डेवलप होते हैं। एक चीज, चारों तरफ से क्या है, लैंड लॉक्ड है, मतलब हर तरफ भूमि से घिरा हुआ है। ऊपर चले जाएं तो नेपाल, नीचे चले जाएं तो झारखंड, इधर ईस्टर्न साइड को चले जाएं तो वेस्ट बंगाल, और इधर वेस्टर्न साइड को चले जाएं तो उत्तर प्रदेश, मतलब बिहार 3 राज्यों और एक दूसरे देश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो वही दे रखा है कि 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक देश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो गया, नीचे झारखंड हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया और नेपाल हो गया, ठीक है। अब थोड़ा ही लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि 15 नवंबर को जो बिहार था ना वो 2 राज्यों में बट गया, लगभग 54% ज्योग्राफिकल एरिया के साथ बिहार बना और लगभग 46% एरिया के साथ झारखंड बना, ठीक है। लेकिन जब खनिज संपदा की बात आती है, जब नेचुरल रिसोर्सेज की बात आती है, तो बिहार के पास केवल 15% नेचुरल रिसोर्सेज बचे और लगभग सारी की सारी खनिज संपदा, सब का सब लोहा और सब का सब कोयला लेकर के कौन सा राज्य अलग हो गया, तो 85% आपको खनिज संपदा के साथ झारखंड अलग हो गया, ठीक है। तो जब झारखंड की सीमा उड़ीसा से साझा होती है, ठीक है, झारखंड के नीचे चले जाएंगे तो उड़ीसा, इसका मतलब ऐसा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त बिहार था उसकी सीमा और किसके साथ लगती थी, तो उड़ीसा के साथ भी सीमा लगती थी, ठीक है। ये 85% है। अगले में आइए, अगले में देखते हैं कि अगला क्या जानने की जरूरत है। देखिए,
एक चीज तो जानेंगे कि अब ये उत्तर प्रदेश के साथ कितने ऐसे जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, याद रखना बहुत आसान है। बहुत आसान किस तरीके से है हम आपको बताते हैं, किस तरीके से इसको याद रखना बहुत आसान है। पहला चीज तो जानेंगे कि 4R है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं और उन 8 जिलों में 4Rs हैं। ठीक है, 4R है। जैसे बक्सर भी लिखने जाएंगे अंग्रेजी में तो उसके आखिर में भी आर, भोजपुर लिखने जाएंगे उसके आखिर में भी आर, कैमूर लिखने जाएंगे उसके आखिर में भी आर, और रोहतास लिखेंगे तो उसके स्टार्टिंग में ही आर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कोड याद रख सकते हैं कि 4R है। उसके बाद एक जिला हुआ करता था सारण, उसी से छपरा, उसी से आगे जाकर के और 3 जिले निकल गए, पहले सिवान फिर गोपालगंज। तो छपरा बस याद रख लीजिए, छपरा प्रमंडल में 3 जिले, वो 3 जिले हो गए। ठीक है, और एक पश्चिम में, चूंकि उत्तर प्रदेश क्या है पश्चिम में है, तो पश्चिमी चंपारण हो गया। तो ये 8 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और नेपाल के साथ सीमा साझा करना मतलब क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करना हुआ। ठीक है, कितनी टोटल सीमा है तो 728 किलोमीटर है लगभग। इस एक फैक्ट को जानेंगे और याद रखना भी बहुत आसान है। ठीक है, देखते हैं, जैसे यहीं पर चले आइए, किसी और मैप में हम लोग देखते हैं किस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, दो तो चंपारण है, एक माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी हो गया। ठीक है, फिर मधुबनी हो गया, फिर सुपौल हो गया, और आखिर में अररिया और किशनगंज हो गया। ठीक है, इसका मतलब कैसे याद रख सकते हैं, दो तो चंपारण हो गए, प्लस एक छोटा सा कोड याद रख लीजिए कि भैया विदेश में आप क्या कर रहे हैं, एसएमएस भेज रहे हैं। सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया और सुपौल हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ अररिया और किशनगंज। अच्छा, एक और चीज इंटरेस्टिंग यहां पर देखेंगे कि जो चंपारण है ना, उसके इधर तरफ आएंगे तो उत्तर प्रदेश, और ऊपर तरफ चले जाएंगे तो क्या हो गया, नेपाल हो गया। मतलब पश्चिमी चंपारण एक ऐसा जिला है जो दो के साथ सीमा साझा करता है, ऊपर में नेपाल और इसके पश्चिम में चले जाएंगे या दक्षिण में चले जाएंगे तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहां पर देखिए रोहतास भी ऐसा ही एक जिला है। देख रहे हैं कि कैमूर भी आपको देख के लगेगा ना, ये जो हरा हरा देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये हरा वाला झारखंड है। आपको लगेगा कि कैमूर भी कहीं सीमा तो साझा नहीं करता, लेकिन गौर से देखिए यहाँ पर बीच में एक पतला सा स्ट्रिप है, एक पतला सा स्ट्रिप है। और रोहतास फिर ऐसा जिला एक है जिसके इधर को चले जाइए तो उत्तर प्रदेश और नीचे को चले आइए तो झारखंड। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। सिमिलरली यहां पर चले जाइए तो किशनगंज एक ऐसा जिला है जिसके ऊपर को आप चले गए तो नेपाल, और इसके पूर्व में आप चले गए तो बंगाल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिलों को देखा, 4R याद रख लीजिए, रोहतास झारखंड से भी सटा हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त केवल छपरा वाला याद कर लीजिए प्रमंडल, और एक चंपारण। ठीक है, और चंपारण नेपाल से भी सटा है। अब देखते हैं झारखंड से कितने जिले सटे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश और झारखंड से सटे हुए जिलों की संख्या 8 है। ठीक है, रोहतास से कहानी शुरू होती है, अभी हम लोगों ने देखा। तभी जो रोहतास है ना, वो क्या करता है कि वो आपको उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, रोहतास हो गया, फिर औरंगाबाद हो गया, फिर गया हो गया, नवादा हो गया, उसके बाद जमुई हो गया, फिर बांका हो गया, और फिर भागलपुर हो गया। ठीक है, तो 4 3 7 जिले ऐसे हुए। और 8वां एक बार कटिहार को देखिए कि कटिहार के अगर आप इधर को चले जाएंगे तो पश्चिमी बंगाल, और इधर नीचे को चले जाएंगे तो झारखंड। ठीक है, तो कितने जिले हो गए नीचे झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले, 8 जिले। ठीक है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। और जमुई को लेकर के क्या हम लोगों को नया पता चल रहा है कि जिस तरीके से कर्नाटक के कोलार में गोल्ड पाया जाता है,
ठीक वैसे ही माना जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडारों में से एक आपको जमुई जिले में भी अवस्थित है। ठीक है, तो रोहतास से कहानी शुरू हो रही है जो यूपी से सटा हुआ है, और कटिहार पर आके खत्म हो रही है जो न सिर्फ केवल झारखंड से सीमा साझा करता है बल्कि साथ साथ वो पश्चिमी बंगाल से भी सीमा साझा करता है। ठीक है, यहां तक चीजें हम लोगों ने देखी। अब पश्चिमी बंगाल को लेकर के देखिए तो केवल 3 जिले ऐसे हैं जो पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। एक तो किशनगंज सबसे ऊपर में हम लोगों ने देखा हुआ था जो नेपाल से भी सटा हुआ है, और साथ साथ वो सटा हुआ है किसके साथ, तो आपको पश्चिमी बंगाल के साथ। ठीक है, वहीं नीचे को चले आएंगे तो पूर्णिया, और उसके भी नीचे चले आएंगे तो कटिहार। ठीक है, ये भी हम लोगों ने बात कर ही लिया कि किशनगंज जो है वो बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, इस एक फैक्ट को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे एक बार इस YouTube प्लेटफॉर्म को भी इट्स हम्बल रिक्वेस्ट की ज्वाइन कर। ठीक है, तो इसकी बात हम लोगों ने कर ली कि सबसे ऊपर में चले जाइए, सबसे नॉर्थ में चले जाइए तो पश्चिमी चंपारण मिलेगा, सबसे पश्चिमी में चले जाइए तो कैमूर मिलेगा। कैमूर की क्या खासियत है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व 488 आपको यहीं पर देखने को मिलता है। सबसे दक्षिण में चले आइए तो गया देखने को मिलेगा, और बिहार का जो सबसे ठंडा या सबसे गर्म जिला है वो आपको गया ही है। और सबसे पूर्व में चले आएंगे तो किशनगंज मिलेगा, और किशनगंज में बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, प्लस यहाँ पर जूट की अच्छी खेती होती है, प्लस चूंकि और आगे चले जाएंगे तो आप दार्जिलिंग पहुंचेंगे तो यहाँ पर चाय वगैरह की भी खेती ठीक ठाक तरीके से हो जाती है। ठीक है, तो वर्षा, जूट और चाय के लिए किशनगंज जाना जाता है। ये हम लोगों ने बात कर ही लिया कि नेपाल और यूपी के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। यूपी और झारखंड के साथ रोहतास। कैमूर लगता है लेकिन एक्चुअल में वो सीमा साझा करता नहीं। नेपाल और पश्चिमी बंगाल के साथ किशनगंज, नाम में किशन है, ठीक है, कृष्ण भगवान का नाम है, लेकिन पूछे कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत मुसलमानों का कहां पर है, तो किशनगंज में है। ठीक है, और वहीं झारखंड और पश्चिमी बंगाल से कटिहार। ठीक है, तो यहां तक की चीजों को हम लोगों ने देखा। कैमूर सबसे पश्चिमी में है, सबसे उत्तरी में पश्चिमी चंपारण है, इधर चले आएंगे किशनगंज है, और नीचे को यहाँ पर गया है। ठीक है, सबसे बड़ा जो जिला है ना बिहार का वो यही पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, सबसे उत्तरी सबसे बड़ा। ठीक है, एक बार हमारे इस प्लेटफॉर्म को अगर आप लोग लाइक कर देंगे, या आपके फ्रेंड सर्किल में कोई ऐसे लोग होंगे ना जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक शेयर करेंगे। 15 दिनों में हम लोगों का प्रयास है कि 50 से 60 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आप लोग दे, और कंप्लीटली हिंदी माध्यम में ये है, तो दैट इज ऑल्सो सच अ गुड थिंग। अगर हमको सब्सटेंशियल आप लोगों ने सपोर्ट किया तो सारा का सारा घटना चक्र, बीट ज्योग्राफी हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, सब कुछ हम करा करके दे रहे होंगे। अब आ जाते हैं बिहार की नदियों के बारे में। ठीक है, बिहार की नदियों के बारे में आते हैं। ब्रीफली यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 3 नदियां ऐसी हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करती है। कहने का मतलब कि नदी के अगर आप पूर्व में चले आएंगे तो बिहार, और नदी के अगर आप पश्चिम में चले गए तो उत्तर प्रदेश। कौन सी नदियां हैं? घाघरा है, गंडक है, और कर्मनाशा है। ठीक है, कर्मनाशा एक ऐसी नदी है ना जो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, और एग्जाम में पूछे कि एक, चूंकि नदियों में आप लोगों ने देखा होगा ना कि कार्तिक पूर्णिमा, इन सारे पवित्र दिनों में स्नान किया जाता है, लोगों का मानना है कि आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन कर्मनाशा एक ऐसी नदी है जिसमें नाम में ही क्या है, कर्म प्लस नाशा, मतलब आपके सारे अच्छे कामों का नाश हो जाएगा, आपके पुण्यों का नाश हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि राजा विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र की कहानी है। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच क्या चलता था? दुश्मनी चलता था। हिस्ट्री की एनसीईआरटी जाकर के पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जो वशिष्ठ थे वो बहुत रिजिड ऋषि थे। रिजिड कहने का मतलब कि वो अपने नियम कानूनों पर एकदम टिके रहने वाले थे। उनका कहना था कि नॉन आर्यन लोगों को आर्य लोगों में दीक्षित नहीं किया जाना चाहिए। आपकी जो नॉन आर्यन की जाति है आप जिंदगी भर उसी में रहेंगे। लेकिन जो विश्वामित्र थे वो उदार ऋषि थे। उन्होंने क्या किया? गायत्री मंत्र की रचना की जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है,
और इसी के थ्रू उन्होंने बताया कि नॉन आर्यन लोगों को भी आप आर्यन लोगों में एडमिट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद, ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ कि त्रिशंकु नाम से एक राजा थे, उन्होंने विश्वामित्र से कहा, पहले उन्होंने वशिष्ठ से कहा कि हमको सशरीर स्वर्ग जाना है, मतलब शरीर लेकर के स्वर्ग जाना है। वशिष्ठ ने कहा कि मरने के बाद लोग स्वर्ग या नर्क जाते हैं, और तब उन्होंने जिद पकड़ा, विश्वामित्र की शरण में आए। विश्वामित्र ने क्या किया कि उनको अपने पुण्य बल से उन्होंने स्वर्ग भेजना शुरू कर दिया। लेकिन जब देवराज इंद्र ने इन चीजों को देखा, देवताओं ने देखा, तो उन्होंने त्रिशंकु को राक्षस बना दिया और बीच रास्ते में ही उनको लटका दिया। नीचे से विश्वामित्र ऊपर भेजते थे और वहीं देवता लोग उनको नीचे फेंकते थे, ठीक है। वो जिस तरीके से मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है और अपने से दूर भी ढकेलता है। इसी क्रम में राक्षस बने हुए त्रिशंकु का कुछ लार जमीन पर गिरा, और चूंकि राक्षस की लार से इस नदी का जन्म हुआ है, तो ये नदी मानी जाती है अनहोली, अपवित्र नदी। बिहार की कौन सी है, तो कर्मनाशा है, ठीक है। तीन नदियां ऐसी हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करती हैं, घाघरा हो गई, गंडक हो गई और कर्मनाशा हो गई, ठीक है। अगला इंटरेस्टिंग चीज जानेंगे कि ऑब्वियस सी चीज है कि जो उत्तर की नदियां हैं, उत्तर बिहार की नदियां हैं, और सब नदियां आकर के गंगा में ही समाहित होती हैं, ठीक है। तो इनके जो जल का स्रोत होगा वो हिमालय होगा, हिमालय में बर्फ का पिघलना होगा, तो इसीलिए ये नदियां क्या होती हैं, सदा नीरा होती है, मतलब साल भर इसमें जल भरा होता है। वही जो दक्षिणी बिहार की नदियां हैं वो सूखा प्रवण है, मतलब अभी जैसे बरसात का सीजन चल रहा है, तो इस समय जब बारिश होगा तो इन नदियों में जल लबालब भर जाएगा। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम खत्म हुआ, ठीक है, वो किसी मूवी का गाना है ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो जैसे ही मौसम चेंज हुआ, पानी की सप्लाई में कमी आई, वैसे ही सूखा हो गया, ठीक है। यही कारण है कि जो दक्षिण बिहार है वो क्या है, सूखा प्रवण है, ठीक है। तो इन नदियों का क्रम वगैरह भी हम लोग देख रहे होंगे, जैसे घाघरा है, उसके बाद गंडक है, उसके बाद बूढ़ी गंडक है, फिर बागमती है, कमला बलान नदियां हैं, फिर कोशी है, और सबसे पूर्व में जाके महानंदा है, ठीक है। ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है महानंदा, और बिहार में सच ट्रिब्यूटरी तो है, मतलब महानंदा जाकर के मिलती गंगा जी में ही है, लेकिन बिहार में नहीं मिलती है, बंगाल में जाकर के मिलती है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये बाकी नदियां जो आप देख रहे हैं ना, कि या तो ये मतलब कोसी में कोई नदी मिल गई, या डायरेक्टली गंगा जी में आकर के मिल गई, लेकिन महानंदा एक ऐसी नदी है जो सबसे पूर्व की नदी है, गंगा की सहायक नदियों में से बिहार की, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती हैं, और बिहार में ये समाहित नहीं होती है गंगा जी में, बल्कि बंगाल में जाकर, ठीक है। अगला चीज देखेंगे, गंगा जी के बारे में दिया हुआ है कि बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर। गंगा जी की जो कुल लंबाई है ना, वो कितनी है, 2525 किलोमीटर। याद रखना भी आसान है। 5 राज्यों से होकर के गंगा जी गुजरती हैं, उत्तराखंड में उद्भव, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, और झारखंड का साहेबगंज इकलौता ऐसा जिला है जिसमें गंगा जी प्रवाहित होती है, ठीक है। और फिर आखिर में बंगाल, ठीक है। अगला चीज जानेंगे कि कुल बिहार में जो 12 जिलों से होकर के गुजरती है, बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर, और जिले जिनसे गंगा जी आपको फ्लो करती हैं वो 12 हैं। और पटना एक ऐसा जिला है ना, पटना को देखेंगे कि पटना ना उत्तर से दक्षिण कोई बहुत चौड़ा जिला नहीं है, लेकिन पूर्व से पश्चिम कुछ इस तरीके से इसकी भौगोलिक दशा है, और ऑलमोस्ट बीचों बीच गंगा जी बहती हैं। तो इसीलिए किस जिले में सबसे ज्यादा गंगा जी बहती हैं, तो 99 किलोमीटर, और 99 किलोमीटर ये सबसे ज्यादा आपको किस जिले में, तो पटना में, ठीक है। बाकी नदियों के बारे में भी हम लोग देखेंगे, जैसे सोन नदी हो गई। सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक से। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी तो हो गया जो कि नर्मदा, ठीक है, जिसको हमारे ऋग्वेद में रेवा नाम से पुकारा गया है, रेवा नाम से। और दूसरा, थोड़ा ना आप लोगों को और स्लाइड इसमें खाली देना चाहिए था, ताकि और चीजें आदमी लिख सके, ठीक है। तो अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, ठीक है, इधर को नर्मदा, और इधर को चली आती है आपको कौन सी नदी, तो सोन नदी, ठीक है। एक चीज जानेंगे। अगला चीज जानेंगे कि एग्जैक्ट अमरकंटक से तो नहीं, लेकिन वहीं कहीं पास से महानदी भी निकलती है, ठीक है।
और इस चीज को जानेंगे कि नर्मदा और तापी दो नदियां जो है वो रिफ्ट वैली से होकर के बहती हैं। एक तीसरी नदी भी है, नर्मदा प्लस ताप्ती प्लस दामोदर। इंडिया में ये तीन नदियां हैं जो आपको कहां से बहती हैं, तो रिफ्ट वैली से बहती हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जिनके कण में, जिसके बालू के कणों में सोना पाया जाता है, तो एक सोन नदी, और सोन इसीलिए नाम है, स्वर्ण से नाम है, और दूसरा झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सोन हम लोगों ने देख लिया कहां से निकलती है, अमरकंटक से, और दानापुर के पास ये पटना में समावित हो जाती है। ठीक है, पुनपुन हो गया, ये चौराहा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, पलामू में, पलामू मतलब झारखंड हो गया, और फतुहा के पास आकर के ये गंगा जी में समाहित हो जाती है। ठीक है, कोसी नदी को लेकर के देखेंगे। कोसी नदी एक्चुअली में 7 नदियों के मिलने से बनती है। ठीक है, और 7 नदियों में से जो सबसे प्रमुख नदी है उस नदी का नाम है अरुण। इस फैक्ट को जानेंगे। कहां से, गोसाई थान से नेपाल में निकलती है। तो ऑब्वियस सी चीज है कि 7 धाराओं के मिलने से इसको सप्त कौशिकी भी कहा जाता है। 7 नदियों के मिलने से, 7 पतली धाराओं के मिलने से बनती है, और प्रमुख नदी जो है वो अरुण है। तो इसका मतलब गोसाई स्थान से कौन सी नदी निकलती होगी, अरुण निकलती है। ठीक है, अगला की कुर्सेला कटिहार में जाकर के गंगा जी में मिल जाती है। तीसरा, अपने बाढ़ के कारण इस नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। अगर झारखंड का शोक पूछा जाए एग्जाम में तो, या झारखंड या बंगाल का शोक पूछा जाए, झारखंड का नहीं बंगाल का शोक, तो दामोदर है। और बिहार का शोक पूछा जाए तो कोसी। क्यों शोक बोलते हैं, बिकॉज हर साल विनाशकारी बाढ़ लेकर के आती है, और हर साल अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। अब बीपीएससी भी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब केवल ये नहीं पूछेगा कि कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, मार्ग किस दिशा में बदल रही है कोसी, तो अपने पश्चिम में बदल रही है। मतलब नदी धीरे धीरे स्विच कर रही है इस डायरेक्शन में। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कोसी नदी उद्गम गोसाई स्थान कुर्सेला कटिहार में जाकर के गंगा जी में समाहित हो जाती है। उत्तर बिहार की नदियों में से सबसे बड़ी और सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है गंगा जी की। इसकी कुल लंबाई बिहार में 120 किलोमीटर है। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ देगा कि भैया इन नदियों का क्रम आप बता दीजिए कि किस क्रम में ये गंगा जी में समाहित होती है। ठीक है, गंडक नदी का बेसिन हो गया, बागमती का हो गया, फिर कमला बलान का हो गया, फिर कोसी का हो गया, और सबसे आखिर में महानंदा का हो गया। ठीक है, नीचे वाली नदियों में देखेंगे तो कर्मनाशा हो गया। कर्मनाशा नदी बिहार में चौसा नामक जगह पर गंगा जी में समाहित हो जाती है। ठीक है, और कर्मनाशा मतलब ये नदी को अपवित्र माना जाता है, लेकिन साथ ही गंगा जी दुनिया की सबसे पवित्र नदी, तो गंगा जी में मिलने के बाद आपकी अपवित्रता खत्म हो जाती है। ठीक है, चौसा, बैटल ऑफ चौसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1539 ईस्वी में एक तरफ शेर शाह था और दूसरी तरफ कौन सा व्यक्ति था, तो हुमायूं था। ठीक है, तो इस एक फैक्ट को भी जानेंगे। कर्मनाशा के बाद सोन नदी हो गई, उसके बाद पुनपुन हो गई, जो हम लोगों ने देखा प से पुनपुन, और झारखंड के पलामू जिले से ये ओरिजिनेट करती है। उसके बाद हरहर नदी हो गई, उसके बाद किऊल नदी हो गई। ठीक है, जमुई वगैरह से फ्लो करती है। फिर बदुआ हो गई, और सबसे आखिर में चंदन नदी हो गई। ठीक है, चंदन या चानन नदी हो गई। जैसे एंशियंट हिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ते हैं कि बिहार में 3 महाजनपद थे। एक था मगध, एक था वज्जी, और तीसरा था, थोड़ा पतला पेन यूज कर लेते हैं, और तीसरा था अंग। ठीक है, आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि अंग की राजधानी थी चंपा, और चंपा नाम से ही एक नदी बहती थी अंग महाजनपद और मगध के बीच। ठीक है, अब आज के समय में इतिहासकारों का मानना है, नाम भी देखिए मिलता जुलता है, चंदन चंपा, ठीक है, या चानन। तो इतिहासकारों का मानना है कि यही नदी उस समय की चंपा नदी रही होगी। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम में पूछेंगे कि भैया 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
पहला तो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी नदी उत्तर बिहार की है, कौन सी नदी दक्षिण बिहार की है, ठीक है। पुनपुन को लोग डाल देंगे जबरदस्ती ऑप्शन में कि नॉर्थ बिहार की नदी है, तो बताना है नहीं। फल्गु नॉर्थ बिहार की नदी है, नहीं। फल्गु या निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, तो ये दक्षिणी बिहार हो गई। तो सबसे अगर दक्षिणी बिहार से मिलने वाली नदियों की बात की जाए तो पहली नदी है कर्मनाचा और आखिरी नदी है इंपॉर्टेंट अजय। इस चीज को जानेंगे। अगर आप इधर की बात कर ली जाए, मतलब उत्तरी बिहार से आकर के मिलने वाली, नॉर्थ दिशा से आकर मिलने वाली नदियों की बात की जाए तो घाघरा है, उसके बाद गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक है, फिर बागमती है, फिर कमला बलान है, फिर कोशी है और फिर महानंदा है। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। अगला देखिए और क्या आपको जानने की जरूरत है। हम लोगों ने बात कर ही लिया कि हिमालय से जो भी नदियां निकलेंगी वो 12 मासी होंगी, ठीक है। और दक्षिणी बिहार की जो नदियां होंगी वो पठारी होंगी और मौसमी होंगी, मतलब बारिश के दिनों में ठीक ठाक आपको जल मिलेगा, लेकिन बाकी समय में जल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं उत्तर बिहार की नदियों का कहां से ओरिजिनेट करती हैं, तो नेपाल हो गया या तिब्बत हो गया, मतलब यहीं पर जो हिमालय रेंज है, जो शिवालिक श्रेणी है, यहां से। और दक्षिणी बिहार की जो नदियां होंगी वो यूजुअली छोटा नागपुर पठार के पास से या विंध्य पहाड़ियों के पास से निकलती हैं, ठीक है। विंध्य रेंज हो गया, वही झारखंड में एंटर कर जाता है कैमूर जिले में। क से कैमूर, क से कर्मनासा हम लोगों ने पढ़ा, जो अपवित्र नदी है। तो दैट मीन्स की जो कैमूर से निकलने वाली कर्मनाचा है वो फिर क्या होगी, वो छोटा नागपुर के पठार से नहीं निकल रही है बल्कि विंध्य से निकल रही है, ठीक है। अगला चीज जानेंगे कि भू आकृति और प्रभाव के हिसाब से, जो चूंकि हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र है तो वहां पर तीव्र ढलान, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के जस्ट नीचे अगर आप उतरेंगे तो बहुत तेजी से नदियां निकलेंगी। दूसरा कि भारी मात्रा में गाद, बिकॉज ग्रेविटी के कारण क्या होगा कि बहुत सारे कंकड़ पत्थर को आप तोड़ती हुई लेकर के आएंगे, और बाढ़ भी आप उतनी ही ज्यादा लेकर के आएंगे, ठीक है। और एक चीज क्या देखने को मिलता है कि मियांडर देखने को मिलता है, मतलब गंगा जी बलखाती हुई चलती हैं, देखिए ना, एक तरीके से लग रहा है कि वेब बना हुआ है, ठीक है। सीधा मार्ग नदी का नहीं देखने को मिलेगा, नदी आपको मुड़ते हुए एक विसर्प की तरह चलती हुई दिखेगी। दूसरा, ऑक्सबो लेक भी कहां पर देखने को मिलता है, तो नॉर्थ की नदियों में ही देखने को मिलता है। और वहीं जो दक्षिणी बिहार की नदियां हैं वो छोटा नागपुर पठार या विंध्य की पहाड़ियों से मौसमी होती हैं, गर्मियों में जल स्तर न्यूनतम या सूख जाता है, बहाव भी उत्तर की तुलना में धीमा है, और साथ साथ बाढ़ भी इनमें कम आता है, ठीक है। अब गंगा नदी को लेकर के देखिए क्या पूछते हैं। गंगा जी बिहार में एंटर कहां से करती हैं, तो बक्सर से एंटर करती हैं, इस एक चीज को जानेंगे, ठीक है। और बक्सर में भी किस जगह पर, तो चौसा। और जहां से ये एंटर करती हैं लगभग उसी जगह से आपको, यहां से शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, सॉरी मेरी गलती है, चौसा में जहां से ये प्रवेश करती हैं लगभग इसी जगह पर आकर के कर्मनासा नदी इनमें मिल भी जाती है, ठीक है। लंबाई एग्जाम में पूछते हैं 445 किलोमीटर, सबसे ज्यादा किस जिले में, तो 99 किलोमीटर पटना में, ठीक है। कितने जिलों से होकर के गुजरती हैं, तो 12 जिलों से होकर के गुजरती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और एंटर करती हैं बक्सर जिले से, और निकल कहां से जाती हैं, तो कटिहार जिले से वो निकल जाती है, ठीक है। अब जिलों का नाम एक बार देख लेते हैं, एग्जाम में आपसे पूछ देंगे, ठीक है। बक्सर से एंटर करती हैं, भोजपुर गई, फिर ठीक है, बक्सर हो गया, फिर भोजपुर गई, फिर सारण में गंगा जी आई, फिर पटना में आई। उसके बाद पटना के जस्ट बगल में आप गांधी सेतु पार करेंगे तो क्या मिलता है, हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ का मुख्यालय है, वैशाली हो गया। नीचे को चले आएंगे तो बेगूसराय हो गया, ठीक है। यहाँ मैप में गलती से नहीं दिखाया है, लखीसराय में भी गंगा जी बहती है, ठीक है। लखीसराय, ठीक है, लखीसराय में भी गंगा जी बहती है। इसके अतिरिक्त समस्तीपुर हो गया, खगड़िया हो गया, मुंगेर हो गया, कटिहार हो गया और भागलपुर हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैप में 11 जिले लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वां जिला लखीसराय है, ठीक है। एआई भी स्लाइड बनाने में गलतियां करता है,
तो यही 12 जिले हैं। याद रखेंगे कि बक्सर से एंट्री है और कटिहार से एग्जिट है। सबसे आखिरी की नदी महानंदा है, लेकिन बिहार में नहीं मिलती है, बंगाल में जाकर के मिलती है। ठीक है, तो इस चीज को जानेंगे। अच्छा, कटिहार की जगह ना कभी कभी एग्जाम में भागलपुर भी लिखा हुआ मिलता है, तो उसको भी अपने को सच मानना है। ठीक है, तो यहां तक की चीजों को हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो 12 जिले और सबसे ज्यादा 99 किलोमीटर गंगा जी जो है, पटना देख सकते हैं ना, एकदम ऐसे ईस्ट से वेस्टर्न दिशा में सीधा एकदम खड़ा गया हुआ है। ठीक है, 11 जिले हम लोगों ने देखे हुए थे और यहीं पर लखीसराय है, यहां से होकर के भी गंगा जी फ्लो करती है। ठीक है, 12 जिले। झारखंड का एक ही जिला है साहेबगंज, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, और कई बार एग्जाम में कटिहार ऑप्शन में होता है कि गंगा जी निकलती कहां से, और कभी कभी भागलपुर भी होता है। ठीक है, तो इस एक चीज को देख लेंगे। ठीक है, जनरल स्टडीज में इतना ऑप्शन होता है। ठीक है, उत्तरी सहायक नदियों में हम लोगों ने बात कर ही लिया कि सबसे पश्चिम या सबसे पहला कह लीजिए या सबसे पश्चिम कह लीजिए घाघरा। घाघरा के बाद आपको गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा। और इसी नदियों में क्या होता है कि बड़ी मात्रा में ये लोग बाढ़ लेकर के आती है। ठीक है, और अगर दक्षिण की सहायक नदियों की बात की जाए तो कर्मनाशा सबसे पश्चिमी एग्जाम में पूछ दे या सबसे पहला पूछ दे। ठीक है, दोनों कर्मनाशा। सबसे पूर्वी पूछ दे या सबसे आखिरी दक्षिण की सहायक नदी पूछ दे, दोनों का आंसर होगा चंदन। ठीक है, उसके बाद फिर सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, जिसका नाम निरंजना भी है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। 6 साल की तपस्या के बाद इसी बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो भगवान बुद्ध कहलाए। ठीक है, क्यूल नदी कहां पर है? जमुई में। ठीक है, अब इन सारी नदियों के ऊपर थोड़ा एक एक स्लाइड देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इनके ऊपर भी एक एक स्लाइड देख लेते हैं। ठीक है, पहला चीज जानेंगे कि घाघरा नदी को और किस नाम से जानते हैं, तो सरयू नाम से जानते हैं। सरयू के किनारे बसा हुआ सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है? अयोध्या है। गाना सुना है ना आप लोगों ने कि नगरी हो अयोध्या सी सरयू का किनारा हो। ठीक है, तो अयोध्या सरयू के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, पहला चीज। अगला चीज जानेंगे कि ये कहां से निकलती है, तो ये तिब्बत रीजन से निकलती है। तिब्बत में भी मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है, इस चीज को जानेंगे। मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। दूसरा चीज हम लोगों ने देखा ही कि भैया बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच ये नदी क्या करती है? प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है। और तीसरा आप लोगों से एग्जाम में पूछ देगा कि ये गंगा जी से आकर के कहा मिलती है, तो रेवलगंज मत जानिएगा, सारण जानिएगा कि सारण जिले में या छपरा जिले में ये क्या करती है कि गंगा जी से मिलती है। और तब जानेंगे कि छपरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसी नदी के किनारे आपको घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, गंडक नदी देखते हैं। इस नदी को क्या बोलते हैं? नारायणी नदी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? नारायण भगवान विष्णु के नाम पर क्यों है? बिकॉज इसी नदी में शालिग्राम नाम से एक पत्थर पाए जाते हैं और भगवान विष्णु की मूर्तियां अक्सर काले शालिग्राम से बनाई जाती हैं, इसीलिए इस नदी को बोलते हैं क्या? तो नारायणी नदी। ठीक है, अब हाजीपुर और सोनपुर किस नदी के किनारे अवस्थित हैं? तो हाजीपुर और जो सोनपुर है ये इसी गंडक नदी के किनारे अवस्थित है, इस चीज को जानेंगे। ये नदी भी कहां से ओरिजिनेट कर रही है? तिब्बत से निकल रही है। बिहार और यूपी की सीमा ये भी बनाती हैं, साथ में कर्मनाशा और साथ में कौन सी नदी? तो अभी हम लोगों ने देखा कि घाघरा नदी भी क्या करती है? प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है। ठीक है, अगला चीज जानेंगे कि हाजीपुर और सोनपुर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो इसी गंडक नदी के किनारे बसे हुए हैं। सोनपुर में यही संगम स्थल में हरिहर नाथ का मेला लगता है। हरिहर नाथ का मेला लगता है सोनपुर में, जहां पर हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब हर हर महादेव शंभु विश्वनाथ। ठीक है, तो यहाँ पर ज्वाइंट रूप में पूजा की जाती है। कहां पर? सोनपुर। और किस चीज के लिए जाना जाता है?
कि एक समय पर बिहार ही नहीं भारत का सबसे बड़ा पशु मेला था, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आ रखा है। ठीक है, पहले नंबर का पशु मेला कौन सा है ये आप लोग बताइए। ठीक है, दूसरा चीज जानेंगे बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक ये भी नेपाल से निकलती है। अगला चीज की गंगा से इसका मेल कहाँ होता है, तो बिहार के पास आपको पटना के पास ही जगह है खगौल, वहां पर ये मिलती है। खगोल किस लिए जाना जाता है, खगोल और तारेगना। देखेंगे पटना के पास ये ना, तारे गना मतलब क्या हुआ, तारे मतलब स्टार्स, गना मतलब गणना करना। ठीक है, यहीं पर माना जाता है कि जो आर्यभट्ट थे उनकी लैब थी और खगोल में भी उनकी लैब थी। तो इसी आपको खगोल में जो बूढ़ी गंडक नदी है वो आपको गंगा जी से मिल जाती है। ठीक है, मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे बागमती नदी के बारे में देखेंगे। कहां से ये ओरिजिनेट करती हैं, तो महाभारत से नीचे निकलती हैं। सीतामढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बागमती के किनारे बसा हुआ है, इस चीज को जानेंगे। और इसका धार्मिक महत्व इसीलिए है बिकॉज सीतामढ़ी माना जाता है कि जगत जननी माता सीता का जन्म स्थल है। ठीक है, पुनौरा धाम वगैरह की कहानी उसको विकसित करने को लेकर के रामायण सर्किट वगैरह बना रही है केंद्र सरकार, तो फिर ये बागमती जो है उसके किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, सीतामढ़ी। ठीक है, अगला इस नदी का होता क्या है, क्या ये गंगा जी में जाकर के मिलती है, नहीं, ये कोसी नदी में जाकर के विलीन हो जाती है। और फिर फर्दर जो कोसी के बारे में हम लोगों ने देखा कि कुर्सेला नाम से जगह में जो कोसी है वो आपको गंगा जी में मिल जाती है। ठीक है, अब आ जाइए कोशी, बिहार का शोक बिकॉज हर साल बाढ़ लाती है। गंगा जी से ये मिलती कहां पर है, कुर्सेला में। कुर्सेला कहां पर है, कटिहार में। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 120 किलोमीटर। एग्जाम में पूछे कि कौन सी नदी अपने नदी मार्ग में परिवर्तन के लिए जानी जाती है, तो यही नदी है। और ये वेस्टर्न साइड में पश्चिमी किनारे में इसमें खिसकने की प्रवृत्ति है। मतलब ये नदी धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, आपको किधर को, पश्चिम को। हो सकता है कुछ सालों के बाद पश्चिमी चंपारण में ये बहते बहते नदी निकल जाए। ठीक है, 7 मुख्य सहायक नदियों से मिलकर के बनी हुई है। जो मुख्य नदी है वो क्या है, अरुण है। कहां से निकलती है, गोसाई थान से निकलती है, गोसाई थान से निकलती है। ठीक है, 7 नदियां मिलकर के इसीलिए सप्तकोशी, मार्ग बदलने के लिए भी ये नदी जानी जाती है। ठीक है, कोशी क्या करती है कि मार्ग परिवर्तन कर देती है, हिमालय इलाके से ले आकर के इतनी ज्यादा गाद वो भर देती है ना अपने रास्ते में कि अब वो उस रास्ते को कंटिन्यू नहीं कर पाती है। और नदी का फ्लूइड का एक नेचर होता है कि उसको अगर एक जगह आप रोकेंगे ना तो जो भी इजियर रास्ता उसको मिलेगा वो उधर से निकल जाएगी। अगर उसके आगे मतलब इसने हिमालयी क्षेत्र से ले आकर के अभी अभी बड़ी बड़ी चट्टाने अपने सामने ले आकर के खड़ी कर दी, तो जहां इसको सॉफ्ट मिट्टी मिलेगा उसको काट करके आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज देखेंगे। जैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 250 वर्षों में 150 किलोमीटर पश्चिम की ओर खिसक चुकी है। ये नदी किधर को खिसक रही है, पश्चिम की ओर। ठीक है, भारी मात्रा में अपने साथ गाद लेकर के आती है। ठीक है, और नदी को मजबूरन अपना रास्ता बदलना पड़ता है। अब बात करते हैं महानंदा की। सबसे पूर्व की ये नदी है और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। एक चीज जानेंगे, बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, क्योंकि सबसे पूर्व का जिला ही आपको है किशनगंज, और इसीलिए किशनगंज के पास से निकलने वाली ये जो नदी है वो क्या है, बिहार की सबसे पूर्वी नदी। अगला चीज की कहां पे जा करके ये गंगा जी से मिलती है, बिहार में नहीं मिलती है, बात हम लोगों ने किया हुआ है ना। नवाबगंज मत याद रखिएगा, आप देखिए बहुत चीजें नहीं याद रख सकते। ठीक है, केवल पश्चिम बंगाल याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये मेरा ज्योग्राफी का वीडियो है ना, हम 3-4 घंटे में चीजों को कंक्लूड करेंगे, तो हर चीज को मैकेनिकली याद करने का प्रयास मत करिएगा। जैसे कहीं कहीं पे हम लोगों ने कोड भी देखा कि भैया नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले 2 जिले हैं, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, फिर एसएमएस याद रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अररिया और किशनगंज याद रख लीजिए। तो कुछ कुछ कोड वगैरह पे काम करेंगे और कुछ कुछ इतनी बार चीजों को सुनने का प्रयास करिए कि चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाए। ठीक है,
महानंदा सबसे पूर्व में, ठीक है। एंट्री कहां से होता है? किशनगंज। और फिर ये बंगाल में जाकर के क्या होती है? आपको गंगा जी से मिलती है, ठीक है। सोन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सोन कहां से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। एक नदी वहीं से नर्मदा निकलती है। नर्मदा आपको रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है, भ्रंश घाटी के थ्रू बहती है, भ्रंश घाटी के थ्रू बहती है। न सिर्फ नर्मदा बल्कि ताप्ती नदी और साथ साथ झारखंड की दामोदर नदी भी आपको बहती है रिफ्ट वैली से ही। दामोदर के किनारे बसे हुए दो बड़े शहर कौन से हैं? तो या तो धनबाद हो गया या तो दुर्गापुर हो गया। एक बार बीपीएससी ने पूछा हुआ है कि दुर्गापुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसी आपको दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला चीज जानेंगे कि दक्षिणी बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सोन है। गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? तो सोन है। अगला, रोहतास जाना जाता है धान की अच्छी खेती के लिए। जिस तरीके से देश में कुछ राज्यों को बोल दिया जाता है धान का कटोरा, कभी छत्तीसगढ़ को, कभी पश्चिमी बंगाल को, ठीक है, वैसे ही बिहार में जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में रोहतास आगे है, इसीलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है बिहार के संदर्भ में। और इसके लिए सोन नहर का भी बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल है, ठीक है। रोहतास और हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो रोहतास की है, रोहतास की है। और सबसे कम किसकी है? तो पूर्णिया की है। सुनने में लगता है कि पूर्णिया मतलब पूर्ण रूप से साक्षर जिला होगा, लेकिन सबसे कम साक्षरता है, ठीक है। गंगा से कहां पर मिलती है? तो पटना के पास ही मिल जाती है, ठीक है। दानापुर के पास ये आपको गंगा जी में मिल जाती है, ठीक है। तो और इसी नदी के कनों में झारखंड की नदी है स्वर्ण रेखा और दूसरा सोन। इन दोनों नदियों के कनों में आपको क्या मिलता है? सोने के कण मिलते हैं बालू में, ठीक है। अगला चीज जानेंगे कि यमुना के बाद जो है ना, सोन जो है वो गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। और इसी पर एक बांध बनाया गया है, इंद्रपुरी बैराज, ठीक है, इंद्रपुरी बैराज। अगला चीज देख रहे होंगे, दक्षिण की पवित्र धाराएं पुनपुन और फल्गु, ठीक है। पुनपुन के बारे में जानेंगे कि पुनपुन कहां से निकलती है? तो हजारीबाग के पठार से निकलती है। पुनपुन नदी कहां से निकलती है? तो हजारीबाग के पठार से निकलती है, ठीक है। कभी कभी जिला भी पूछ देते हैं। चौराहा पहाड़ी है और जिला है पलामू। सिग्निफिकेंस क्या है? पद्म पुराण और वायु पुराण तक में बताया गया है इसको, बहुत ही आपको पवित्र नदी। अगला चीज जानेंगे कि ये गंगा जी से कहां पर जाकर के मिलती है? तो फतुहा के पास मिलती है, ठीक है। फतुहा में स्कूटर का फैक्ट्री है, इस चीज को जानेंगे, ठीक है। अगला फल्गु। फल्गु या निरंजना नदी हम लोगों को पता ही है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है फल्गु या निरंजना नदी के किनारे। और कहां पर यह है? तो गया में है, ठीक है। तो इनको हमने देखा। कर्मनाशा के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया कि गंगा जी बिहार में एंटर करती हैं चौसा से, और वहीं पे जाके कर्मनाशा नदी भी मिल जाती है। मिथक और भूगोल। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे अशुभ नदी बताया जाता है क्योंकि एक राक्षस के लार से बनी हुई है। किऊल नदी के बारे में देखेंगे, हम लोगों ने बात किया है कि लखीसराय से, हजारीबाग से निकलकर लखीसराय तक बहती है। और अजय नदी प्रमुख नदी है किस जिले की? एग्जाम में पूछे तो जमुई जिले की। वही जमुई जहां पर अभी स्वर्ण के बड़े भंडार पाए जाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से इतनी ही चीजें हैं। याद रखेंगे फिर से कि कर्मनाशा, गंडक और घाघरा बिहार और यूपी की सीमा बनाने वाली नदियां। पवित्र नदियों में हम लोगों ने देखा बागमती। बागमती का सिग्निफिकेंस क्या है कि सीतामढ़ी, सीता जी का जो जन्म स्थल है वो आपको इस नदी के किनारे है। पुनपुन के बारे में हम लोगों ने देखा कि वायु पुराण और पद्म पुराण में बताया गया है। फल्गु या निरंजना नदी क्या है? वो बुद्धिज्म के हिसाब से महत्वपूर्ण है। शहरों की बात की जाए तो हम लोगों ने बात किया ना कि छपरा जो है
वो घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अतिरिक्त हाजीपुर और सोनपुर देख लीजिए, सोनपुर जहां हरिहरनाथ का मेला लगता है, पशु मेला लगता है, वो गंडक के किनारे है। मुजफ्फरपुर हम लोगों ने बात किया है कि बूढ़ी गंडक के किनारे है, गया फल्गु के किनारे है, और पटना हो गया, इसके अतिरिक्त आपको बक्सर हो गया, आपको मुंगेर हो गया, ये सारे जिले क्या हैं, आपको गंगा जी के किनारे हैं। ठीक है, मुंगेर के बारे में और हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि बिहार में गोपालगंज जिले का जो साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है, और सबसे कम कहां पर है, मुंगेर में है, केवल 876। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि यहीं पर अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी गई मीर कासिम के द्वारा मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, यहाँ पर सिगरेट वगैरह का भी कारखाना है, और मीर कासिम ने यहीं पर बंदूक की फैक्ट्री वगैरह भी स्थापित की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, चौसा घाघरा मतलब ये छपरा की कहानी हो गई, हाजीपुर सोनपुर गंडक की कहानी हो गई, खगौल बूढ़ी गंडक की कहानी हो गई, कुर्सेला में जाकर के कटिहार में कोसी नदी गंगा जी में मिल जाती है, महानंदा आपको पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा जी में मिलती है, सोन नदी पटना के पास दानापुर के पास मिलती है, और फतुहा के पास पुनपुन नदी मिल जाती है गंगा जी में। ठीक है, इस एक चार्ट को भी एक बार देख लेंगे, हम लोगों ने डिटेल में बात किया ही हुआ है, फिर से इसको बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां तक की चीजें इस 1 घंटे के क्लास में हम लोग रहने देते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो एक बार हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है जीएस बाई कृष्ण कुमार, इसको एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग इन एडवांस, और आपके फ्रेंड सर्किल में भी कोई लोग हैं तो उनसे भी करवा देंगे तो आपका बहुत आभार रहेगा। दूसरा चीज कि अभी हम इस वीडियो को अपलोड करने जा रहे हैं, अगर 200 व्यूज इस पे आ गए तो आई एम इंश्योरिंग यू की अपकमिंग एग्जाम के लिए कम से कम 50-60 नंबर आपके बढ़ाने वाला मटेरियल तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। पूरा बिहार और इंडिया का करंट अफेयर्स, अब देखिए घटना चक्र हो गया, या इवन एडिटोरिया हो गया, या इवन स्पीडी हो गया, जाके देखिएगा फ्रंट पेज पे क्या लिखा होता है, बीपीएससी यूपीएससी फलाना ढिमकाना, मतलब 10-12 एग्जाम को लोग टारगेट करते हैं, लेकिन वो सारी चीजें बीपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। तो उन सारी चीजों को बहुत कॉन्साइज तरीके से बहुत संक्षिप्त में आपको करवाएंगे, ताकि बेकार की चीजें आपको नहीं पढ़नी पड़े। बस हमको भी ऐसा लगना चाहिए कि मेरे इस प्रयास की सार्थकता है, ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो रहे हैं। अगर 200 व्यूज इस वीडियो के ऊपर आ गए, आई एम इंश्योरिंग की लाइव आकर के, और लाइव में क्या होगा कि आप लोगों के कुछ डाउट्स होंगे तो उनको भी हम लोग टैकल डाउन कर पाएंगे। ठीक है, तो जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे उन सबको हम लोग टैकल डाउन कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, और सारा करंट अफेयर और सारा घटना चक्र, इतिहास का, राज व्यवस्था का, भूगोल का, हम लोग इस चैनल पर लाइव आपके लिए लेकर के आएंगे। डेली एक सेशन सुबह में 2.5-3 घंटे का, और शाम में 2.5-3 घंटे का। तो एक बार बस आप हमारे इस प्रयास की सराहना कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बिहार की जलवायु और मृदा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।